आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो अभी हाल ही में जो सीजी व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं उसमें जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। और ये हाल ही में जो है जुलाई महीने में जो फायरमैन का एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर है। लेटेस्ट पैटर्न अभी जो चल रहा है उसी पर ये क्या है, बेस्ड है। ठीक है। कई सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन से एग्ज़ाम का बता रहे हैं करके, वो भी साथ में बता दीजिए करके। तो ये फायरमैन के एग्ज़ाम का है और इसमें कौन कौन से टॉपिक किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पैटर्न को आप थोड़ा सा पकड़िएगा, ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके के आपको व्यापम के ट्रेंड जो है आपको शिक्षक भर्ती वगैरह में आने वाले जो भी व्यापम के एग्जाम होंगे उसमें आपको देखने को जो है मिल सकता है। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, ये जो इसका पीडीएफ है, कई लोग पूछते हैं कि सर इसका पीडीएफ हमको कहाँ मिलेगा करके। देखिए इसका जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जो है मिल जाएगा, क्योंकि जैसे वीडियो डलता है उसके बाद में आंसर को हाईलाइट करके जो है उसका पीडीएफ जो है उसमें डाल देता हूँ मैं। ठीक है। टेलीग्राम कहाँ से मिलेगा आपको, तो इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम और हमारे इंस्टाग्राम का जो है क्या मिलेगा, आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर जो है क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में अगर आपको कुछ भी क्वेरी होगा, किसी भी तरीके का अगर जो है प्रॉब्लम होगा पढ़ाई से रिलेटेड या फॉर्म भरते समय क्या समस्या आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो आप उसमें जो है क्या कर सकते हैं, हमको इन्फॉर्म जो है कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बात करनी होगी तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, इसमें जो है आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। 6264555098, इसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए होगा, किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो अपने साइड से मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका हेल्प करने का। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा प्रवचन ना देकर सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है, कथन क्या दिया है, देखिए अभाज्य संख्याएं अनंत हैं और कारण है अनंत भाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए दोनों के दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। जो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं ना उसका कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। सबसे शुरुआती अभाज्य नंबर कौन सा है आपका, 2 है, फिर कौन है 3 है, फिर कौन है 5 है, फिर कौन है 7 है, फिर कौन है 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। ऐसे करते करते ये लगातार जाते रहेगा, इसका कोई सीमा नहीं है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं ना वो बिल्कुल अनंत हैं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक के पहाड़े में आता है और स्वयं के पहाड़े में आता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। या ऐसा नंबर जो कि क्या हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद से डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा वो किसी भी नंबर से जो है कंप्लीटली डिविजिबल जब नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर जो है बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलती हैं। तो जिस तरीके से अभाज्य संख्याएं अनंत है ना, उसी तरीके से भाज्य संख्याएं भी क्या है आपकी अनंत है। जैसे भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, ऐसे करके ये भी अनंत है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या जो है हमको यहाँ से नहीं मिल रहा है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली दोनों आंसर जो है आपके क्या है, सही हैं, लेकिन इस कथन का आपका क्यों बोलोगे तो इसका आंसर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, तो सही व्याख्या नहीं कर रहा है करके। ठीक है। अच्छा एक छोटा सा चीज़ और, कई बार क्या होता है वीडियो बनाते वक्त बारिश होते रहता है, मोटरसाइकिल चलते रहता है, तो बहुत ज़्यादा ना आवाज़ आता है। तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी है नहीं अच्छी से। नहीं तो अगर होगा तो फिर आगे चल के जो हम लोग अच्छा माइक वगैरह भी परचेस करेंगे जो नॉइस कैंसिलेशन वाला रहेगा। ठीक है। क्वालिटी आपको जैसे जैसे समय बीतते जाएगा आपको इंप्रूवमेंट जो है दिखते जाएगा। ठीक है। हो सकता है कि आपको 1-2 दिन के अंदर में आपको रीजनिंग के पूरे टॉपिक वाइज वीडियोस भी आपको देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर कराने से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप उसका जो है डिटेल में जो है पढ़ा भी दीजिए करके। तो मैं कोशिश करता हूं समय निकाल कम से कम रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग का जो है वर्ग 3, 2 और 1 तीनों में वेटेज है। तो टॉपिक वाइज जो भी है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, आपका क्लॉक से रिलेटेड है या ब्लड रिलेशन, ये सब के जो है आपको वीडियोज जो है एक एक वीडियो में जो है 40 मिनट का, 45 मिनट का, आधे घंटे में पूरा जो भी एकदम बेस्ट ट्रिक जो अवेलेबल रहता है जिससे हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन, जो मैं यूज़ करता हूं पर्सनली, वो आपको जो है बता दूंगा मैं, और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते फटाक से। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 3:15, इस मतलब ये घड़ी में बज रहा है, तो बोल रहा है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण जो है क्या होगा। ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, मैं अभी आपको बेसिक बता दे रहा हूं, जब मैं रीजनिंग का डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा तो इसी फॉर्मूले से और भी कितने सारे क्वेश्चन या किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये फॉर्मूला अभी फिलहाल के लिए याद रखिएगा।
एंगल जो थीटा है ना, ये कोण है किसके किसके बीच का, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का। तो थीटा इज इक्वल टू होता है 30h। एच मतलब होता है स्टार्टिंग का समय जो दिया हुआ है वो, और एम का मतलब होता है मिनट। तो अभी आपको बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो है क्या होगा, कितने मिनट का जो है कोण जो है आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो देखिए अभी स्टार्टिंग में जो आवर है, जो घंटे का समय हो 3 है, तो एच की जगह आप रख दो यहाँ पर 3। ठीक, मिनट में कितना है आपका 15 है, तो 11/2 गुणित आप यहाँ पर रख दो 15। तो 30 या कितना हो जाएगा 90, और 90 माइनस जो है ये आपका तो डिवाइड होगा नहीं, तो 15 गुणित 11 करेंगे तो 150, 165 बटे कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 दूनी 4.5, तो ये आएगा 90 में से 82.5 घटाएंगे तो 7.5 डिग्री जो है आएगा। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। अब घड़ी से आपको एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन जरूरी नहीं है, आपको ये भी पूछ सकता है कि जो है 2 और 3 बजे के बीच में कितना मिनट और कितना आवर में जो है समकोण बनेगा, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप होंगे, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं रीजनिंग का जब वीडियो लाऊंगा, जल्दी लाऊंगा, कोशिश करूंगा उसी में आपको पूरा डिटेल क्लॉक का एक वीडियो में पूरा ला के आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कॉलम 1 में हमको कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं और कॉलम 2 में जो है आपको क्या करना है, उसके उदाहरणों से जो है आपको बताना है। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग में आप क्या करते हैं, बेसिकली जो लेटर जो सब्स्टिट्यूशन रहते हैं उसको आप कोडिंग और डिकोडिंग जो है करते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में क्या आता है कि एक महिला एक चित्र को देखते हुए कहती है कि इसके पिताजी इसके नाना वाला, जो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है ना, वो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आता है, जो फैमिली रिलेशनशिप का पजल को जो है आपको बताता है। ठीक है, इसके अलावा जो डायरेक्शन सेंस होता है, जो डायरेक्शन सेंस होता है ये आपका क्या बोलता है, रूट ट्रेसिंग को बताता है। जैसे बोलता है कि एक आदमी जो है मतलब ईस्ट साइड में 5 मीटर गया, फिर राइट साइड मुड़ा 3 मीटर गया, फिर लेफ्ट साइड मुड़ा 2 मीटर गया, अब बताओ वो अपने इनिशियल पोजीशन से किस डायरेक्शन में है, कितना डिस्टेंस में है। इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है ना, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन होता है। और जो सिलोजिज्म है, जिसको न्याय वाक्य कहा जाता है, ये आपका तार्किक निष्कर्ष है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां जो है शेर हैं, तो इस तरीके से उससे आपको 2 कथन दे देगा और कौन सा निष्कर्ष सही है वो आपसे पूछता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है यहां पर बनता है। तो देखिए अभी तक प्रॉब्लम पूछता था, अब उस कंसेप्ट का जो है क्या क्या यूज होता है, किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं वो भी पूछ रहा है। ठीक है, तो व्यापम का ट्रेंड को पकड़िएगा, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको किस टाइप के क्वेश्चन को पकड़ रहा है, क्योंकि आपके सिलेबस में रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। तो अभी कौन कौन से फेवरेट टॉपिक चल रहे हैं याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर जो है इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये मत बोलिएगा कि ऐसा तो हमारे सिलेबस में नहीं लिखा है करके, भाई रीजनिंग मतलब आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रभावी समस्या समाधान और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके में आता है ना, तो ज़्यादा इजी है, सॉल्व करने से ज़्यादा अच्छा है। देखिए अगर आपके पास इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो आप इसमें से कौन कौन से चीज़ों को जो है क्या करेंगे, सही मानेंगे। देखिए समाधान उत्पन्न करने से पहले समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, मतलब जब तक आपके पास जो समस्या है, वो समस्या या प्रॉब्लम जब आपको क्लियरली पता नहीं होगा, तब तक आप उसका समाधान जो है नहीं करेंगे। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। समाधान उत्पन्न अगर आपको करना है, अगर आपसे कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को पहले पूरा सुनिए, फिर उसके बाद जो है उसको जो है सॉल्यूशन बताइए। ऐसा नहीं कि उसने प्रॉब्लम बताया और सीधा सीधा आप जो है ज्ञान देना शुरू कर दिए। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का क्वेश्चन को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप आंसर जो है प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलिए सेकेंड स्टेटमेंट है। देखिए सभी विकल्पों का एक साथ मूल्यांकन करना बजाय एक एक करके मूल्यांकन करके। देखिए मैं आपको, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है, तो क्या आप सभी ऑप्शन को एक साथ सॉल्व करेंगे क्या? नहीं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि आपको पढ़ेंगे जब एक एक करके तो आपको आंसर पता होगा, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट भी हो सकते हैं, फिर एक ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी आप ऑप्शन को देखेंगे तो एक एक करके सॉल्व करना होता है हमको, कभी भी चारों आंसर को एक साथ लेकर जो है, या चारों ऑप्शन को एक साथ लेकर सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक, एक एक करके करना होता है। जटिल समस्या को छोटे छोटे उप समस्याओं में विभाजित करना। जैसे अगर आपको एग्जाम के शिक्षक भर्ती के या किसी भी एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, तो ब्रेक कर करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। यही चीज़ें जो होती हैं आपके लाइफ के प्रॉब्लम के साथ भी होती। जब कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करिए। जैसे आपने 8 घंटे पढ़ने का टारगेट रखा, अब 8 घंटे तो आपने रख दिया, बोलना और करने में बहुत अंतर होता है ना। तो आप 8 घंटे, ऐसा नहीं कि आप 10 बजे बैठे और मैं सीधा शाम को 6 बजे उठूंगा, ऐसा नहीं है। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक
करिए, 15 मिनट का, आधा घंटे का, 1 घंटे का, ऐसे शेड्यूल बना के करेंगे ना तब होता है। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए परिस्थिति बदल जाने पर भी पूर्व सफल रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल गलत है भाई। अगर कोई एक आदमी जो है 2017 में जो स्ट्रैटेजी लेकर जो है टॉप किया था शिक्षक भर्ती के एग्जाम में, या 2019 के एग्जाम में, या 23 के एग्जाम में, क्या उसी स्ट्रैटेजी से जो है आप 2026 के एग्जाम को मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे? कोई गारंटी है क्या? बिल्कुल नहीं है। आपको उस समय की स्थिति, परिस्थिति, व्यापम का क्या कंडीशन, तो उस समय तो 150 नंबर का क्वेश्चन होता था, अब तो 100 नंबर का है। तो उसी स्ट्रैटेजी से पढ़ के जाओगे कि मैं जो 35 मिनट मैथ्स को देना है, 10 मिनट जीएस को देना है, तो नहीं चल पाओगे भाई। तो यही चीज़ यहाँ भी आपको याद रखना है कि परिस्थिति बदल जाती है तो आपको पुराने रणनीतियों को भी चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जे और एल आपका क्या है? बिल्कुल सही है। इसकी सही मतलब डी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज की काउंटिंग करनी है। देखिए इसमें जो मैं बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें जो है आपको 18 त्रिभुज जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, तो वहाँ पर अलग अलग शेप और साइज के जो है क्वेश्चन जो है हम लोग वहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसके डिटेल पर नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर बताया भी हुआ, देखिए इसमें ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो अभी घबराइए मत, त्रिभुज के जब क्वेश्चन आएंगे, रेक्टेंगल के आएंगे, तो मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति ए, बी, सी, डी और ई की कार्य क्षमता एक दिन में किया गया कार्य निम्न प्रकार है। ए एक दिन में कार्य का 1/12 भाग करता है। देखो यहाँ पर ए की कैपेसिटी दी हुई है, एफिशिएंसी दी हुई है पर डे, तो जो भी काम है उसका 1/12 हिस्सा जो है वो एक दिन में करता है। बी जो है क्या करता है? इस काम का 1/8वां हिस्सा जो है करता है। सी जो है क्या करता है? उस काम का 1/16वां हिस्सा काम करता है। डी जो है क्या करता है? उस काम का जो भी उसको काम मिला है उसका 1/6 भाग एक दिन में करता है। और जो ई है वो ई क्या करता है? आपका 1/10वां हिस्सा जो है एक दिन में काम कर लेता है। ये आपको दिया हुआ, उनकी एफिशिएंसीज दी हुई हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है, इन्हें कार्य पूरा करने में लगने वाले समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो व्यक्ति सबसे पहले कार्य पूरा करेगा उसे पहले रखा जाएगा। तो अब देखिए ये तो पर डे का काम है, अब टोटल काम तो हमको पता नहीं है, तो हम लोग एक काम करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर दिया हुआ है, जैसे आपका डिनोमिनेटर में क्या है? 12 है, 8 है, 16 है, 6 है और 10 है। इन सब का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। इससे क्या होगा? हमको काम जो है कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये पता चल जाएगा। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा आपका 240। तो देखिए अगर 240 काम सबका है तो ये जो है टोटल काम हो गया 240। तो इसको करने में कितना दिन लगेगा? इसको करने में इसको 20 दिन लग जाएगा। इसको करने में कितना दिन लगेगा? इसको 30 दिन लग जाएगा। इसको करने में कितना दिन लगेगा? देखिए तो 240 को 16 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15 आएगा। ठीक है, उसके बाद 240 को अगर करेंगे तो ये आएगा 6 चौक 24, 40 दिन आएगा। और 240 को करेंगे तो इसको कितना दिन लगेगा? 24 दिन लगेगा। तो सबसे कम दिन में कौन काम को पूरा कर रहा है? देखिए सबसे कम दिन में कर रहा है डी। 15 दिन, सॉरी, सबसे कम दिन में कौन कर रहा है यार? सबसे कम दिन में जो है मतलब जो व्यक्ति सबसे पहले कार्य को पूरा करेगा उसे पहले रखा जाएगा, ये बोल रहा है ना। अच्छा ऐसे में तो नहीं बन रहा है यार, इसमें तो कुछ गलत हो जा रहा है, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दूसरे तरीके से कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा खींच दिया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ वापस से। ए एक दिन में क्या करता है? कार्य का 1/12 भाग करता है। तो देखिए ए के बारे में बात करते हैं, तो ए जो है एक दिन में क्या करता है? 1/12 काम को करता है। ठीक है, तो उस एक, ये तो काम का 1/12वां हिस्सा है। तो एक काम को करने में इसको कितना दिन लगेगा? एक पूरे काम को करने में इसको कितना दिन लगेगा? ये 12 इधर आके इसको गुणा कर देगा। ठीक है, 12 दिन लगेगा, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो जो बटे में दिया है वही उसका समय हो जाएगा इनडायरेक्टली। देखिए एक दिन में ए जो है 1/12 काम करता है, तो इसको पूरा एक काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? 12 लगेगा ना। एक दिन में 1/12 काम, तो 12 दिन में क्या हो जाएगा? एक काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे बनाएंगे। तो देखिए ए को पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा? 12 दिन लगेगा। समझ में कैसे किया मैंने? उसी तरीके से देखिए बी को जो है एक दिन में बी कितना काम कर रहा है? आपका 1/8 काम को कर रहा है। तो पूरा काम 100%, मतलब एक काम करने में कितना दिन लगेगा? ये हो जाएगा, इधर आके गुणा हो जाएगा 8 दिन, और इधर क्या बचेगा? आपका एक काम। तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उसको एलसीएम वगैरह लेकर थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा था,
चलिए अब समझ में आ गया। तो सी जो है, सी को करने में कितना दिन लगेगा, 16 दिन लगेगा। डी को करने में कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। ई को करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। तो सबसे पहले किसने काम को खत्म किया, डी। तो डी ऑप्शन कहां पर है, ओ पर, ठीक। फिर उसके बाद बी, बी कहां पर है आपका, देखिए यही तो आपका आजकल व्यापम का ट्रेंडिंग है। आपको डी बी ऐसा नहीं दिया है, ए बी सी डी दिया है, लेकिन फिर उसको के एल एम एन ओ करके दिया है, मतलब डबल काम है आपका, याद रखिएगा। तो ओ, फिर इसके बाद कौन आएगा, एम, 6 के बाद 8, 8 के बाद ई नहीं किया, ई ऑप्शन कहां पर है आपका, एन पर है, ठीक। 10, 10 के बाद 12 किसने किया, ए ऑप्शन कहां पर है आपका, के में। फिर उसके बाद 16 दिन में किसने किया, सी ऑप्शन कहां पर है, एल में है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। मेरे से भी गलती हो गया, उस क्वेश्चन का थोड़ा सा जो है ज़्यादा डिटेल में चले गए थे हम लोग। ये आपका इजी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एक दिन में 1/12 काम, तो एक काम करने में 12 दिन लगेगा। बी, एक दिन में 1/8 काम, तो एक काम को करने में 8 दिन लगेगा। ऐसे करके आप इसको सॉल्व करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 2 की घात में 3 मतलब कितना हो जाएगा आपका, 2 गुणित 2 गुणित 2। 2 की घात में 3 मतलब क्या होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। 3 की घात में 2 मतलब हो जाएगा 3 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 9। 4 की घात में 2 मतलब हो जाएगा 4 गुणित 4 मतलब 16, और ये हो जाएगा 5। तो सबसे छोटा कौन है, देखिए 5 है आपका। फिर 5 के बाद कौन है आपका, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो m आएगा, m के बाद j आएगा, j के बाद जो है k आएगा, और लास्ट में कौन आएगा आपका 16 मतलब l। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। देखिए पहला बोल रहा है कि घन में 12 किनारे होते हैं, बिल्कुल सही है। हम लोग एक क्यूब बना के देख लेते हैं भाई। क्यूब कैसा होता है, देखिए इस तरीके से जो है क्यूब होता है, और इस क्यूब में जब आप गिनेंगे ना तो आपको 12 किनारे जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक। 12 किनारे होते हैं, बिल्कुल सही है। गोले की एक वक्र सतह होती है। जब हम लोग गोला बनाते हैं, स्फीयर का जो है एक कर्व सरफेस होता है, बिल्कुल सही है भाई। इस तरीके से गोला जब होता है तो ये तो कर्व सरफेस ही है ना, फिर इसके अंदर में जो है आपको रेडियस मिलेगा, तो ये भी आपका सही है। गोले की एक वक्र सतह जो है होती है। त्रिभुज में 4 भुजाएं नहीं होती है भाई, त्रिभुज तो 3 भुजाओं से होती है ना, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा। ये इजी क्वेश्चन था, ये गलत हो जाएगा। बेलन में 2 वृत्ताकार फलक होते हैं। जो बेलन आप बनाते हैं सिलेंडर, तो सिलेंडर में देखिए इस तरीके से होता है वक्र पृष्ठ, फिर ये आपका जो है ऊपर में एक क्या होता है, वृत्त होता है, और नीचे में एक क्या होता है, वृत्त होता है। तो ये भी आपका सही है। तो जे, के और एम इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको जो है लॉजिक खोजना है। देखिए तो लॉजिक जब खोजेंगे ना तो पहले जो है प्लस वाला खोजिएगा। जैसे देखिए 0 धन 1 करेंगे तो आपको अगला टर्म मिल जाएगा, बिल्कुल है। पीछे के 2 टर्म्स को जोड़ेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 21 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 34 जो है हो जाएगा, ठीक है। तो ये ईजी है, ये आपको सबको मैं कराऊंगा अगर रीजनिंग का वीडियो लाया तो इसमें, ठीक है। तो देखिएगा कई बार डिफरेंस से भी निकल जाता है और कई बार जो है प्लस करने से भी मिलता है। तो इसके लिए आपका माइंड जो है कितना लॉजिकल है इस बात पर डिपेंड करता है, आप कितने जल्दी जल्दी चीज़ों को जो है सोच पाते हैं, इस बात पर जो है डिपेंड करता है इस टाइप के क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो ये आपको शुद्ध 1 नंबर दिला के जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखना, अगर ट्रिक को पकड़ लिए तो बहुत इजीली है, लेकिन नहीं पकड़ पाए तो बहुत समय भी बर्बाद करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर नहीं पकड़ में आ रहा है तो क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़िएगा। इसी को बना लूँगा मैं, सर ने बोला था करके मत टाइम वेस्ट करिएगा। आपको वैसे भी 2-2.5 घंटे का समय मिल रहा है, 2 घंटे का, उसमें आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं भाई। तो आपको जो है एक क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, बल्कि उस एक क्वेश्चन के बदले आप 3 क्वेश्चन सही बना सकते हैं आगे के क्वेश्चन। तो टाइम का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर, देखिए आपको नक्शे में हमेशा ध्यान रखना है, इस साइड आपका रहता है पूर्व, इस साइड रहता है पश्चिम, ऊपर रहता है उत्तर और नीचे रहता है दक्षिण। तो एक व्यक्ति 10 मीटर क्या करता है, मान लेते हैं उसका शुरुआती बिंदु जो है ए है, ए से उत्तर की तरफ ये कितना गया, 10 मीटर गया। फिर 10 मीटर पूर्व दिशा में चला। अब पूर्व दिशा इधर है तो पूर्व दिशा में जो है ये 10 मीटर जो है क्या किया, चला। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो अब ये इसका, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, सी इसका अंतिम है। तो सी देखिए ये आपका कहाँ पर है, जब आप यहाँ पर इस तरीके से पूर्व पश्चिम खींचेंगे तो ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा आपका उत्तर और ये हो जाएगा आपका दक्षिण। लेकिन ये व्यक्ति तो यहाँ पर है, ना तो पूरी तरीके से उत्तर में है ना पूरी तरीके से पूर्व में है, मतलब ये आपका कौन सा दिशा हुआ, ये आपका उत्तर पूर्व दिशा जो है हुआ।
ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम बोलते हैं ना। ये दिशाएं होती हैं, याद रखिएगा। इसमें भी देखिए जब आप गिनेंगे ना तो इसमें आपको 18 त्रिभुज देखने को जो है मिलेगा। तो इसको भी नहीं बता रहा हूं मैं, जब रीजनिंग का काउंटिंग का वीडियो आएगा तो उसमें जो है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए। श्रृंखला में जो है आपको अगला पद जो है क्या करना है, इसमें बताना है कि अगला पद जो है क्या होगा। इसमें देखिए इसमें क्या ट्रिक बनेगा, पिछला वाला जो टर्म है एक में हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं और उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब देखिए फिर अगले में क्या करेंगे, 3 दूने 6, फिर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। फिर 7 में क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 7 दूने 14 और 1 क्या हो जाएगा 15। फिर क्या करेंगे हम लोग, 15 में 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31। फिर जो है आप क्या करेंगे, 31 में 2 का गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे तो 32 और 1 हो जाएगा 63। तो अगला कैसे ट्रिक बनेगा, 63 गुणित 2 धन 1, तो 63 गुणित 2 करोगे तो ये हो जाएगा 126, 126 धन 1 कितना हो जाएगा 127। इस तरीके से आपको उसको आइडेंटिफाई जो है करना है। ये हमारे सिलेबस का नहीं है, इसीलिए इसको मैं क्या करता हूँ। अच्छा ये भी आप कर सकते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट का है, अगर आप करना चाहें तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं। चलिए कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संकट प्रबंधक क्राइसिस मैनेजर, जो क्राइसिस मैनेजर है, फैक्ट्री में जो है रासायनिक रिसाव केमिकल लीक जो है हो गया। निम्न कार्यों को सही प्राथमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना, मतलब किसी फैक्ट्री में जो है केमिकल का लीकेज हो गया, तो इसमें से पहला काम आप कौन सा करेंगे, फिर दूसरा काम कौन सा करेंगे, तीसरा काम कौन सा करेंगे, वो आपको पूछ रहा है। देखिए तो पहला इसमें से पढ़ने के बाद आप पता चलेगा कि रासायनिक रिसाव की प्रकृति और गंभीरता का आकलन करेंगे कि कौन सा केमिकल जो है वहाँ से निकल रहा है, कम हार्मफुल है कि ज़्यादा हार्मफुल है कि किस नेचर का है, उसको आप क्या करेंगे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रभावित क्षेत्र को अलग करना तथा सभी कर्मचारियों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। जहां पर लीकेज हो रहा है उस लीकेज वाले क्षेत्र से जो है पहले लोगों को बाहर निकालना, फिर पूरे फैक्ट्री को जो है खाली करना। यह आपका दूसरा स्टेप रहेगा। तीसरा है आपातकालीन नियंत्रण उपाय एवं प्रथम प्रतिक्रिया दल तैनात करना, ठीक है। मतलब उसके बाद आप 108 को कॉल करेंगे या फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे या जो भी रिस्पॉन्सिबल जो एजेंसी है उसको आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, जो भी आपकी अथॉरिटीज़ है, मीडिया है, उसको क्या करेंगे, क्या क्या हुआ एक्चुअल में वहाँ पर, किस वजह से लीकेज हुआ, इसके बारे में मीडिया वगैरह आएगा तो उसको बताएंगे। फिर उसके बाद मूल कारण की जांच करेंगे और भविष्य में रोकथाम के लिए जो है आप डॉक्यूमेंटेशन जो है करेंगे, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला है आपको फिर से बताना है, यहाँ पर देखिए ये तो आपका 2 का टेबल है, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 चौक 8, ये आपका 2 का गुणनखंड है। ये 3 का है आपका, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 3 3 चौक 12, 5 दूने 10, 10 दूने 20, 20 दूने 40, ये आपका क्या है 2 का योग हो रहा है इसमें, ठीक है। 2 अच्छा यहाँ पे नहीं, ये वाला इसमें मल्टीपल होगा यार, 2 का योग इसमें होगा, सॉरी 2 का योग जो है आप क्या करेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पर 10, 10 दूनी 20 ये आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें 2 का जोड़ हुआ है 2, फिर 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 8, ये आपका 3 का गुणनखंड है। ये आपका 2 का गुणनखंड है, 5 दूने 10, 10 दूने 20, 20 दूने 40 और 1 4 9 16, ये आपके क्या है पूर्ण वर्ग हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला पद आपको बताना है। देखिए जो 5 है, इस 5 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 और 4 1 क्या हो जाएगा 5। 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर धन 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 26 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 5 25 और 1 26। 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो अगला देखिए यहाँ पर जो है 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 3 का स्क्वायर हुआ, फिर 5 का हुआ, फिर 7 का हुआ, मतलब ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं मतलब 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है 11, तो 11 का वर्ग करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे, तो 11 में 11 में 121 और 1 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पर 7 के बाद 8 मत कर देना कि 8 8 64 और 1 65 कर दिया, ऐसा नहीं है। कौन सा पैटर्न चल रहा है उसको भी ध्यान में रखिए। तो नंबर का स्क्वायर प्लस 1 पैटर्न चल रहा है और जो स्क्वायर जो नंबर हो रहे हैं वो अभाज्य संख्या है, इसको भी जो है आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि सभी गुलाब फूल हैं, जितने भी जो गुलाब हैं वो सब फूल हैं और कुछ फूल जल्दी मुरझा जाते हैं, कुछ फूल जो हैं क्या होते हैं जल्दी मुरझा जाते हैं,
तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से जो है क्या है आपका सत्य है। देखिए, तो यहाँ पर जो है जितने भी गुलाब हैं, ठीक, जितने भी जो हैं गुलाब हैं, इसको इस तरीके से बनाते हैं ना, वो सभी के सभी क्या हैं आपके फूल हैं। ये आपको जब रीजनिंग पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा वहाँ पे, सभी के सभी क्या हैं, फूल हैं। और कुछ फूल जो हैं वो क्या होते हैं, जल्दी जो है क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। कुछ फूल जो हैं, ये वाले फूल जो है वो मुरझा जाते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है, ये आपको बताना है। तो सभी गुलाब जल्दी मुरझा जाते हैं, क्या गुलाब वाला क्षेत्र है इसमें मुरझाने वाले में आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है। कुछ गुलाब जल्दी मुरझा सकते हैं वाला ये सही है, ये आपका जो है सही है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि कोई भी गुलाब जो है मुरझाएगा नहीं, सभी फूल गुलाब है, नहीं, सभी गुलाब फूल हैं, सभी फूल गुलाब नहीं है भाई, तो इसीलिए ये आपका सही हो जाएगा। ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास, थर्मामीटर में कम तापमान नापने के लिए पारे की जगह एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही है भाई, कम तापमान अगर नापना है तो आप पारे की जगह एल्कोहल का यूज कर सकते हैं। एल्कोहल का हिमांक बिंदु पारे से कम होता है, जल्दी फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल सही। तो कथन और कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी जो है ये हमको करके दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला है, फिर से आपको लुप्त संख्या जो है क्या करना है, पहचानना है। तो पहले देखते हैं, 3 में अगर हम लोग जोड़ते हैं 17 तो ये होता है 20। 20 में अगर हम लोग जोड़ते हैं 34 तो ये होता है ये। और इसमें हम लोग जोड़ते हैं 51 तो देखेंगे 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक क्या हो जाएगा 68। 17 का टेबल चल रहा है तो 105 में हम लोग क्या करेंगे, 68 को जो है जोड़ देंगे, ठीक है। तो हर जगह अलग अलग पैटर्न चल रहा है, देखिए, तो ये हो जाएगा 173 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर प्रतीक चिन्ह को आपको क्या करना है, बदलना है, और बदलने के बाद आपको सही आंसर जो है खोजना है। अब यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ माइनस है, तो प्लस यहाँ पर है 19 के बाद, तो इसको कर दीजिए माइनस 4.5 कर दिए, बोडमास का रूल लगेगा। फिर यहाँ पे डिवाइड का अर्थ जो है प्लस है, तो अगला वाला डिवाइड है, तो यहाँ पर कर दीजिए 11 का प्लस। फिर इनटू का अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ पर अगला इनटू ही है, तो इसको कर दीजिए आप डिवाइड। और फिर लास्ट में है माइनस का अर्थ जो है इनटू है, तो माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पर इनटू हो गया। और प्लस है, प्लस का अर्थ फिर से क्या है आपका माइनस है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब बोडमास का रूल क्या बोलता है, पहले आप डिवाइड कर लो करके, तो 19 में से 4.5 को बाद में घटाएंगे, 11 को 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा आपका 3 और यहाँ पर आएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, आगे देखिए। फिर बोडमास का रूल डिवाइड करने के बाद क्या बोलता है कि आप इसको पहले गुणा करो, तो जब आप इसको 5.5 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 16.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका माइनस, फिर जोड़िए और घटाइए, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 19, ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -9.5 और ये हो जाएगा धन 16। तो 16 में से 9.5 को आप घटाएंगे तो ये आपके पास बचेगा कितना, ये बचेगा आपका 16 में से 9 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6.5, 6.5 ही तो बचेगा ना, तो 16.5, तो 16.5 और 19 को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 16.5 और 19 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19 और 5 6 25 10 35.5 हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से 9.5 को हम घटा देते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 26 जो है बचेगा, ठीक है। तो 26 इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 5 पर्सन है, रोहित, पूजा, राहुल, स्नेहा एंड तरुण आर सिटिंग इन अ रो। अब देखिए एक रो में बैठे हुए हैं इन लोग। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है मेरे लिए, तो इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ मैं आपको, चलिए ठीक है, आप हिंदी में भी पढ़ के इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 लोग जो है एक रो में बैठे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तरुण इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। अब तरुण जो है कहाँ बैठा हुआ है, सबसे लेफ्ट वाले बिंदु पे, अंतिम बिंदु पर बैठा हुआ है, तो ये तो हो गया आपका लेफ्ट, तरुण का स्थान हो गया फिक्स हो गया, ठीक। रोहित इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पूजा। अब पूजा के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, रोहित, तो मान लेते हैं पूजा यहाँ है, इसके लेफ्ट में जो है कौन बैठा है, रोहित। अभी मैं किसी को फिक्स नहीं कर रहा हूं ना, तो पूजा के यहाँ पर लेफ्ट में जो है रोहित बैठा हुआ है, ठीक। चलिए उसके बाद है पूजा इज सिटिंग नेक्स्ट टू स्नेहा। अब जो पूजा है ना,
पूजा जो है कहाँ है, स्नेहा के पास में जो है बैठी है। तो स्नेहा के पास में बैठी है मतलब ये स्नेहा यहाँ भी आ सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं सही पैटर्न बैठ रहा है कि नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। एंड राहुल इज सिटिंग टू द राइट ऑफ स्नेहा। तो इसका राइट में एक जगह बचा है कि नहीं, बिल्कुल बचा है भाई। किसके लिए बचा है, ये जो है आपका किसके लिए बचा है, राहुल के लिए। तो यह हो गया आपका राहुल। ठीक, अब देखिए फाइंड द करेक्ट सिटिंग अरेंजमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में, अच्छा इसी को यहाँ पर उठा कर रख के देखते हैं। देखिए तरुण, फिर रोहित, ठीक, फिर उसके बाद जो है पूजा, फिर उसके बाद जो है स्नेहा, फिर स्नेहा के बाद जो है आपका राहुल। तो लेफ्ट से राइट में देखेंगे तो सबसे पहले कौन बैठा है, तरुण। तो तरुण किस ऑप्शन में है, तरुण आपका के वाले ऑप्शन में है। फिर है आपका कौन है दूसरे नंबर पर, रोहित। तो रोहित कहाँ पर बैठा हुआ है, एम। तो के बाद हो जाएगा एम। फिर उसके बाद है पूजा, पूजा कहाँ पर है, एल नंबर पर। फिर पूजा के बाद है स्नेहा, स्नेहा कहाँ है, एन नंबर पर। फिर लास्ट में कौन बैठा है, राहुल, ओ नंबर पर। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इधर उधर करना नहीं पड़ा, एक ही बार में सिटिंग अरेंजमेंट जो है फिटिंग बैठ गया। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें ज़्यादा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये भी आपका सिलोजिज्म का ही क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए सिलोजिज्म के क्वेश्चन को बनाने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आपको जो तरीका पता है आप उससे भी बना सकते हैं। जैसे कई सारे कोचिंग में क्या बनाते हैं कि अगर सब के सब फूल हैं, अगर ऐसे करके होता है ना तो उसको 100 बना लेते हैं, फिर 100 मान के उसको सॉल्व करते हैं। कई सारे लोग प्रैक्टिकली जो है उसको सोच सोच के जो है करते हैं। तो कई सारे तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने का। आपको जो भी तरीका आता है आप उसको जो है फॉलो कर सकते हैं। चलिए वेन डायग्राम से इसको बनाते हैं। देखिए कुछ फूल क्या हैं, सुगंधित हैं। तो कुछ फूल मतलब फूल और सुगंधित चीज़ें जो है दोनों में से कुछ चीज़ें कॉमन हैं। तो मान लेते हैं ये जो है आपका फूल का डायग्राम हुआ और ये जो है आपका सुगंधित का डायग्राम जो है हो गया। देखिए कुछ मतलब ये वाला रीज़न आया कि नहीं आया। तो इसमें कुछ फूल जो है सुगंधित हैं, कुछ सुगंधित भी क्या है, फूल हैं। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा है सभी सुगंधित वस्तुएं महंगी हैं। अब ये जो सभी सुगंधित है ना, ये आपका सबका सब क्या है, महंगा है। तो वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से जो है बनेगा। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर अगला जो है हमारा स्टेटमेंट को देखते हैं। कुछ फूल महंगे हैं, बिल्कुल है भाई। यहाँ पर देखिए जो फूल का एरिया है और महंगा के एरिया कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये हो सकता है आपका सभी फूल महंगे हैं। देखिए क्या पूरा का पूरा फूल और महंगा जो है ये एक साथ दिख रहा है क्या, नहीं, कुछ ही सेक्शन दिख रहा है, सभी सेक्शन नहीं आ रहा है। कुछ महंगी वस्तुएं फूल हैं, बिल्कुल है। महंगा का कॉमन एरिया देखो ये है, महंगा फूल जो है या महंगी वस्तुएं जो है वो क्या है, फूल है। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। सभी महंगी वस्तुएं सुगंधित हैं। देखो पूरा का पूरा महंगा जो है सुगंधित है क्या, नहीं, ये सब एरिया तो खाली है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो जे और आपका एल जो है क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, उसके बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। अगला देखिए नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। बिल्कुल सही भाई। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा ही क्या होती है कि तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। कारण देखिए त्रिभुज में समान कोणों के सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अगर एक त्रिभुज में कोई भी दो भुजा या तीन भुजा बराबर हैं, तो अगर दो भुजा बराबर हैं, जैसे मान लेते हैं कि इस त्रिभुज में जो है दो भुजा ए बी और आपका जो है ए सी बराबर है, तो अगर दो भुजा बराबर है ना तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ए बी के सामने कौन सा कोण है, सी, तो कोण सी, और ए सी के सामने कौन सा कोण है, कोण बी। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। लेकिन अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों भुजाएं जैसे बराबर हैं, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये आपका कथन का ये एकदम सही एक्सप्लेनेशन जो है हमको दे रहा है। इसीलिए कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी जो है हमको करके दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा इस पीडीएफ में इतना ही क्वेश्चन है, तो इस पीडीएफ में इतना ही हम लोग करते हैं। ठीक है, आपको किसी भी तरीके का और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग जो है क्या करेंगे, और अच्छे क्वेश्चन जो अभी जुलाई अगस्त मतलब पिछले मंथ जो एग्जाम हुए हैं आपको, जून जुलाई में जो भी एग्जाम हुए जहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं, जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सबका सोल्यूशन जो है हम लोग अगले एक वीडियो में जो है देखते जाएंगे। और हो सकता है कोशिश करेंगे कि रीजनिंग का जो है कंप्लीट जो है आपको मैं सीरीज करा दूँ, जहाँ पर सारे टॉपिक के वीडियोस क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस आपको करा दूं। ठीक है, कोई भी क्वेरी होगा तो आप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी जो है आप मैसेज जो है छोड़ सकते हैं। थैंक यू।